नमस्कार। डेली बीसीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति यानी एनजीपी 2022 की घोषणा की है? खान मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति यानी एनजीपी 2022 की घोषणा की है, अतः विकल्प सी सही है। यह भूस्थानिक प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नागरिक केंद्रित नीति है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और एक संपन्न सूचना अर्थव्यवस्था को संवर्धित करने के लिए भूस्थानिक क्षेत्र को मजबूत करना है। एनजीपी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी डीईएम के साथ उच्च रेजोल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण सुनिश्चित करना है। इसके तहत शामिल है मजबूत राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण करना, भूस्थानिक अवसंरचना, भूस्थानिक कौशल और ज्ञान मानक, भूस्थानिक व्यवसाय विकसित करना, भूस्थानिक सूचना के सृजन और प्रबंधन हेतु नवाचार को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना आदि। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 72वां संशोधन या फिर 56वां संशोधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। यह नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। इसके अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। गौरतलब है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके द्वारा इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी, बांसपा, स्पीति या फिर ब्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रावी। सतलुज नदी को शतद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के लगभग 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस या राकस ताल झील से होता है। यहाँ इसे लाकचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी उन 5 नदियों में से सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से होकर बहती है। सिंधु की तरह यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश सीमा पर शिपकीला दर्रे तक एक उत्तर पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है, जहां प्रसिद्ध भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। आगे यह रावी, चिनाब और झेलम नदियों के साथ सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बांसपा, स्पीति, ब्यास आदि। रावी नदी चेनाब से मिलती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन या फिर मीथेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण के अनुकूल एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन शामिल होता है, जो दहनशील होने के साथ ही जलने पर गर्मी एवं ऊर्जा पैदा कर सकता है। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी एनारोबिक डिग्रेडेशन के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया
जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। चूंकि उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे बायोगैस कहा गया है। इसके घटकों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में अन्य गैसें शामिल हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अतः विकल्प सी सही है। बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड, केरल, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। थोरियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसका प्रतीक TH और परमाणु संख्या 90 है। इसकी खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थोराइट अयस्क में की थी। मोनेजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फॉस्फेट रहते हैं। थोरियम के अयस्क में केवल एक समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 232 पाया जाता है, जो इसका सबसे स्थिर समस्थानिक है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986, 1995, 2007 या फिर 2008? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1986। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर द्वारा की गई थी। इसका विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। सार्क का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसके 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में 7-8 दिसंबर 1985 को आयोजित किया गया था। इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलुरु, भारत में आयोजित किया गया था। यह भारत में पहला सार्क शिखर सम्मेलन था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा मोइरांग शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम या फिर मिजोरम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही मणिपुर के ऐतिहासिक स्थल मोइरांग में INA मुख्यालय परिसर में 165 फुट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। मोइरांग शहर की बात करें तो यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया था। INA का ध्वज पहली बार 14 अप्रैल 1944 को यहाँ फहराया गया था। यहाँ INA का संग्रहालय भी है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था?
2018, 2016, 2019 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2018। पोषण अभियान यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन का पूरा नाम पोषण यानी प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन है। इसका प्रारंभ मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से हुआ था, इसलिए विकल्प ए सही है। पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है। स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना है। वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम कद को 38.4% से कम कर 25% तक करना। इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। पोषण अभियान के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने मिशन पोषण के दूसरे चरण यानी पोषण 2.0 की समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरुआत की। अगला प्रश्न है, सेनकाकु द्वीप समूह की प्रमुख रूप से अवस्थिति है पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, फिलीपींस सागर या फिर दक्षिण चीन सागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्वी चीन सागर। जापान द्वारा सेनकाकु द्वीप समूह के पास गश्त बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। सेनकाकु द्वीप समूह यानी सेनकाकु आइलैंड्स पूर्वी चीन सागर में द्वीपों का एक समूह है, अतः विकल्प ए सही है। यह ताइवान के उत्तर पूर्व में, चीन के पूर्व में, ओकिनावा द्वीप के पश्चिम में और ryukyu द्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर के उत्तर में स्थित है। जापान के अनुसार यह उसके क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है, जबकि उधर चीन और ताइवान भी इन द्वीपों पर अपना दावा जताते हैं। बता दें कि इसे चीन में दियाओ द्वीप के रूप में जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संरक्षित रखा जाता है शुष्क बर्फ, तरल ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन या फिर तरल अमोनिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तरल नाइट्रोजन। कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसमें चुने हुए अच्छे नस्ल के सांड में से कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य एकत्रित किया जाता है। सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, अतः विकल्प सी सही है। बता दें कि भारतवर्ष में सन 1937 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में कृत्रिम गर्भाधान का प्रथम प्रयोग किया गया था। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस यानी WSC कहां आयोजित की गई? भोपाल, नागपुर, लखनऊ या फिर नई दिल्ली? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।